1920 का दशक, इसे दहाड़ते 20 का दशक भी कहते हैं। एक ऐसा दौर था जब लगता था कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आसमान को छूती इमारतें, सड़कों पर चमचमाती नई कारें, देखकर ऐसा लगता था मानो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की इस रफ्तार को कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन जानते हैं, इस सारी की सारी चमक दमक के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा खतरा छिपा हुआ था। ये सारी की सारी तरक्की दरअसल कर्ज की एक बेहद कमजोर नींव पर टिकी हुई थी। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के ये शब्द इस पूरी कहानी का सार हैं। ये हमें बताते हैं कि कैसे अर्थव्यवस्था का असली दुश्मन कोई आंकड़ा या कोई पॉलिसी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंसान का डर था। और यही डर वो चिंगारी बना जिसने एक ऐसी आर्थिक आग भड़काई जिसकी लपटों ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। 1929 में दुनिया की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह ढह गई। तो ये कहानी है उन 5 डोमिनोज की जो एक के बाद एक गिरते चले गए, और उस फायरवॉल की जिसे हमने इस तबाही को दोबारा होने से रोकने के लिए खड़ा किया। चलिए एक एक करके इन डोमिनोज को गिरते हुए देखते हैं। तो पहला डोमिनो, स्टॉक मार्केट। 1920 के दशक में स्टॉक मार्केट सिर्फ कुछ अमीर लोगों का खेल नहीं रह गया था, बल्कि एक राष्ट्रीय जुनून बन चुका था। मतलब हर कोई रातों रात अमीर बनना चाहता था। और इस जुनून को हवा दे रही थी एक बहुत ही जोखिम भरी प्रैक्टिस, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता तक नहीं था। इस प्रैक्टिस का नाम था मार्जिन पर खरीदना। इसे आप आसान भाषा में शेयरों की दुनिया का क्रेडिट कार्ड समझ सकते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कोई भी निवेशक किसी शेयर की कीमत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए 10% अपनी जेब से देता था और बाकी का 90% पैसा ब्रोकर से उधार ले लेता था। कम पैसे में ज्यादा मुनाफे का एक बहुत ही खतरनाक लालच। इसका हिसाब किताब बहुत आसान था, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। चलिए समझते हैं। मान लीजिए किसी को $1000 के शेयर खरीदने हैं, तो वो अपनी जेब से देगा सिर्फ $100, बाकी के $900 उसे ब्रोकर उधार दे देगा। अब अगर शेयर की कीमत बढ़ी तो मुनाफा जबरदस्त होगा, लेकिन अगर शेयर थोड़ा सा भी नीचे गया तो वो $100 का इन्वेस्टमेंट पलक झपकते ही खत्म हो सकता है, और वो $900 का कर्ज वो फिर भी आपके सिर पर खड़ा रहेगा। और ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं चल रहा था। इस स्लाइड पर जो आंकड़ा दिख रहा है वो दिमाग हिला देने वाला है। 1929 तक अमेरिकी शेयर बाजार में $8.5 बिलियन से भी ज्यादा का पैसा मार्जिन लोन के तौर पर घूम रहा था। मतलब पूरा का पूरा बाजार उधार के पैसे पर बना एक बहुत बड़ा पिरामिड था जो किसी भी पल ढह सकता था। और फिर अक्टूबर 1929 में ठीक वही हुआ। वो पिरामिड ढह गया, पहला डोमिनो गिरा। बाजार में फैली एक छोटी सी घबराहट ने घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया जो आगे चलकर अमेरिकी शेयर बाजार के इतिहास का सबसे काला दिन बन गया। ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 24 अक्टूबर ब्लैक थर्सडे को घबराहट में बिकवाली शुरू हो गई। वीकेंड तक ये डर आग की तरह फैल चुका था। 28 अक्टूबर ब्लैक मंडे को बाजार और बुरी तरह गिरा। और फिर आया वो कयामत का दिन, 29 अक्टूबर ब्लैक ट्यूसडे। उस दिन बाजार पूरी तरह तबाह हो गया। एक ही दिन में 16 मिलियन से ज्यादा शेयर बेच दिए गए और $14 बिलियन जैसे हवा में गायब हो गए। इस तबाही को और तेज करने वाला ट्रिगर था मार्जिन कॉल। ये ब्रोकर का वो फोन था जिससे हर निवेशक की रूह कांप जाती थी। जैसे ही शेयर की कीमत गिरती, ब्रोकर फोन करके अपना उधार का पैसा तुरंत वापस मांगता। अब निवेशक के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो कहीं से भी पैसा लाकर दो, या फिर ब्रोकर तुम्हारे शेयर जबरदस्ती बेच देगा। और बस यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा दुष्चक्र जिसे कोई रोक नहीं सकता था। शेयर की कीमतें गिरीं, ब्रोकर्स ने मार्जिन कॉल जारी किए। लोगों के पास पैसे थे नहीं, तो ब्रोकर्स ने जबरदस्ती उनके शेयर बेच दिए। इस बिकवाली से बाजार में शेयरों की बाढ़ आ गई, जिससे कीमतें और भी ज्यादा गिरीं, और इस गिरावट ने और भी ज्यादा मार्जिन कॉल्स को जन्म दिया। ये एक ऐसी ढलान थी जिस पर बाजार बेकाबू होकर फिसलता ही चला गया। स्टॉक मार्केट का गिरना तो सिर्फ एक चिंगारी थी। अब हम उस आग की तरफ बढ़ते हैं जिसने पूरी अर्थव्यवस्था को जलाकर राख कर दिया, और वो था देश के बैंकिंग सिस्टम का पतन। ये था हमारा दूसरा और कहीं ज्यादा विनाशकारी डोमिनो। सवाल ये उठता है कि आखिर 9000 से ज्यादा बैंक कैसे गायब हो सकते हैं? जवाब छिपा है उस दौर के बैंकिंग सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी में, और वो थी डिपॉजिट इंश्योरेंस का ना होना। मतलब अगर आपका बैंक डूबा तो आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी भी उसके साथ ही डूब गए। आपको एक पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। इसको जरा समझिए। देखिए,
आम दिनों में बैंक आपसे पैसा जमा करता है, उसका थोड़ा सा हिस्सा कैश में रखता है और बाकी पैसा लोन पर दे देता है। सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन बैंक रन के दौरान क्या होता है? बस एक अफवाह फैलती है कि बैंक डूबने वाला है और डर के मारे हर कोई अपना पैसा निकालने के लिए एक साथ बैंक की तरफ भागता है। अब बैंक के पास इतना कैश तो होता ही नहीं है और नतीजा, बैंक दिवालिया हो जाता है और लोगों की जमा पूंजी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और ये डर एक महामारी की तरह फैला। जरा इस चार्ट को देखिए। 1930 में 1300 से ज्यादा बैंक्स डूब गए। 1931 में यह आंकड़ा 2200 को भी पार कर गया और 1933 तक आते आते क्रैश के बाद से कुल 9000 से ज्यादा बैंक्स बंद हो चुके थे। सोचिए, लाखों परिवारों की जिंदगी भर की बचत मिट्टी में मिल चुकी थी। और देखिए, जब बैंक डूबते हैं तो सिर्फ लोगों का पैसा नहीं डूबता, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था का ही दम घुट जाता है। बैंकों ने लोन देना बंद कर दिया। क्रेडिट का जो सिस्टम अर्थव्यवस्था की रगों में खून की तरह दौड़ता है, वो पूरी तरह से जम गया। फैक्ट्रियों, खेतों और कारोबारों के पास काम करने के लिए पैसा ही नहीं बचा। अब ये संकट सिर्फ पैसों का नहीं रहा था, इसने एक भयानक मानवीय संकट का रूप ले लिया था और इसकी आग अमेरिका की सीमाओं को लंघकर पूरी दुनिया में फैल गई, जिसके राजनीतिक नतीजे बहुत ही गंभीर हुए। 1932 तक अमेरिका में हर 4 में से 1 काम करने वाला इंसान बेरोजगार था। बेरोजगारी की दर 25% पर पहुंच चुकी थी। कुछ शहरों में तो हालत और भी बदतर थी, जहां यह आंकड़ा 80% तक पहुंच गया था। जरा सोच कर देखिए, एक शहर जहां 10 में से 8 लोगों के पास कोई काम ही नहीं है। इसकी मानवीय कीमत दिल दहला देने वाली थी। लोगों के घर छिन गए और वे हूवर विल्स नाम की झोपड़पट्टियों में रहने को मजबूर हो गए थे। एक वक्त के खाने के लिए मीलों लंबी लाइनें लगती थीं। बच्चों में कुपोषण फैल गया और मानो इतना काफी नहीं था कि डस्ट बाउल नाम के एक भयानक सूखे ने लाखों किसानों की जमीन बंजर कर दी और उन्हें अपनी जमीन छोड़कर कहीं और जाने पर मजबूर कर दिया। और अमेरिका का ये आर्थिक पतन एक वैश्विक सुनामी बन गया। जब अमेरिकी बैंकों ने यूरोप को दिए गए जरूरी कर्ज वापस मांग लिए तो वहां की अर्थव्यवस्थाएं भी ढह गईं, खासकर जर्मनी की, जो पहले ही युद्ध के बाद बहुत कमजोर थी। जर्मनी में बेरोजगारी 60 लाख तक पहुंच गई, जिससे लोगों में हताशा और गुस्सा भर गया। इसी आर्थिक अराजकता और निराशा ने राजनीतिक उग्रवाद के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार की, जिसका फायदा उठाकर 1933 में एडोल्फ हिटलर सत्ता में आ गया। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी तबाही अपने साथ बदलाव का एक मौका भी लाती है। इस राख के ढेर से ही एक नए और ज्यादा सुरक्षित सिस्टम का जन्म हुआ। तो अब हम बात करेंगे उस फायरवॉल की, उन बड़े सुधारों की जिन्हें ऐसी तबाही को दोबारा होने से रोकने के लिए बनाया गया था। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव बैंकिंग में आया। न्यू डील से पहले कोई डिपॉजिट इंश्योरेंस नहीं था, लेकिन इसके बाद फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी FDIC बनाया गया। अब सरकार एक निश्चित सीमा तक आपके बैंक में रखे पैसे की गारंटी देती है। इस एक कदम ने बैंक रन की सबसे बड़ी वजह यानी डर को ही सिस्टम से खत्म कर दिया। स्टॉक मार्केट के लिए भी एक रेफरी बनाया गया। पहले यहां बेगाम सट्टेबाजी और धोखाधड़ी चलती थी। अब निगरानी के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC बनाया गया। कंपनियों के लिए अपनी सही आर्थिक जानकारी देना अनिवार्य हो गया और बाजार में निष्पक्षता लाने के लिए सख्त नियम बनाए गए। मकसद था पारदर्शिता के जरिए निवेशकों का भरोसा वापस जीतना। तो इन नए नियमों ने यकीनन हमें ठीक वैसी ही तबाही से तो बचा लिया है, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। क्या हमने उस डर और लालच पर वाकई काबू पा लिया है जो इस पूरी तबाही की जड़ में थे? ये वो सवाल है जो आज भी उतना ही मायने रखता है।